हेलो बच्चों, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं फंक्शंस में आज अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। तो हेडिंग डाल लीजिए। सबसे पहले आज की अपनी हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। इस हेडिंग के बारे में, इस टॉपिक के बारे में मैं आपको बता दूं कि भैया ये जो टॉपिक है ये बोर्ड के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आईआईटी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होते हैं, एवरेज क्वेश्चन होते हैं इसके। चलिए देखते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन के बारे में जब हम बात करते हैं तो बेसिकली कोई फंक्शन या तो 1-1 फंक्शन होता है, कोई फंक्शन या तो 1-1 फंक्शन होता है, और अगर 1-1 फंक्शन नहीं होगा तो फंक्शन मैनी वन फंक्शन होगा। मतलब उस फंक्शन में वो फंक्शन को 1-1 फंक्शन या मैनी वन फंक्शन में से कोई एक फंक्शन होना ही पड़ेगा। सिमिलरली या तो कोई फंक्शन जो है वो ऑन टू फंक्शन होता है, और अगर वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा तो वो फंक्शन इन टू फंक्शन होगा। मतलब अगर कोई फंक्शन है तो वो ऑन टू और इन टू में से कोई एक हो गई होगा। तो इस तरीके से हमें आज 4 फंक्शन पढ़ने हैं, 1-1 मैनी वन, दूसरा पढ़ना है ऑन टू इन टू। इस तरीके से हमें ये फंक्शंस पढ़ने हैं। 1-1 फंक्शन का एक सुंदर सा नाम और होता है, उसको बोलते हैं इंजेक्टिव मैपिंग। क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव मैपिंग। इंजेक्टिव मैपिंग 1-1 फंक्शन का एक और नाम। और मैनी वन फंक्शन को बोलते हैं नॉट इंजेक्टिव मैपिंग। क्या बोलते हैं? नॉट इंजेक्टिव मैपिंग। सिमिलरली ऑन टू फंक्शन को बोलते हैं सरजेक्टिव मैपिंग। क्या बोलते हैं? सरजेक्टिव मैपिंग। और इनटू फंक्शन को बोलते हैं नॉट सरजेक्टिव मैपिंग। नॉट सरजेक्टिव मैपिंग। इंजेक्टिव मैपिंग को कैपिटल आई से, तो नॉट इंजेक्टिव को आई बार से। सरजेक्टिव मैपिंग को कैपिटल एस से, तो नॉट सरजेक्टिव को एस बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो नामकरण हो गया भैया। नामकरण समझ लिया आपने कि भैया जो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन है या तो 1-1 होगा या मैनी वन होगा या ऑन टू होगा या इन टू होगा। मतलब इंजेक्टिव होगा या नॉन इंजेक्टिव होगा, और सरजेक्टिव होगा या फिर नॉन सरजेक्टिव या नॉट सरजेक्टिव होगा। तो इस तरीके से ही हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस होते हैं। अब हम पढ़ेंगे इनकी डेफिनेशंस। तो स्टार्ट करते हैं अपन 1-1 मैनी वन फंक्शन। दोनों साथ में ही पढ़ेंगे, दोनों को अलग नहीं पढ़ेंगे, साथ में पढ़ने में ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो अगली हेडिंग हमारे पास हो जाएगी भैया 1-1 और मैनी वन फंक्शन। अब देखो भैया, ऐसा है कि हमारे पास लेट y = fx एक फंक्शन है। क्या है भैया? y = fx एक फंक्शन। अगर y = fx एक फंक्शन है तो इसमें, इस फंक्शन में क्या हो रहा है? इसमें इनपुट हो रहा है x और आउटपुट आ रहा है y। सही बात है, कुछ ऐसे ही हो रहा होगा। इनपुट x हो रहा है और आउटपुट y आ रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ पे दूँ a से b में ये फंक्शन डिफाइन है, ये फंक्शन हम कह दें ये हमारे पास डिफाइन है सेट a से सेट b में। तो अगर मैं मान लीजिए x1 इनपुट कर रहा हूँ तो आउटपुट क्या आ रहा है? y1। x2 इनपुट कर रहा हूँ तो आउटपुट आ रहा है y2। ऐसे बहुत सारे केसेस में हमारे पास इनपुट आउटपुट अलग खेल चल रहा है। अब सुनो भाई साहब कहानी। हमारा जो टॉपिक है 1-1 मैनी वन, इनके नाम में इनकी डेफिनेशन छुपी हुई है। इनके नाम में ही इनकी डेफिनेशन छुपी हुई है। 1-1 फंक्शन, 1-1 फंक्शन, 1-1 x की 1 वैल्यू रखने पर y की 1 वैल्यू मिलती है तो उसको क्या बोलते हैं? 1-1 मैपिंग। और x की मैनी वैल्यू रखने पर जब y की 1 वैल्यू मिलती है, x की मैनी वैल्यू रखने पर जब y की 1 वैल्यू मिलती है तो उसको क्या बोलते हैं? मैनी वन मैपिंग। लो भैया, तो सबसे इजी डेफिनेशन समझ में आई कि जब हमारे पास कोई मैपिंग इस तरीके से होती है, जब हमारे पास कोई फंक्शन इस तरीके से होता है जिसमें 1-1 मैपिंग, मतलब x की 1 वैल्यू पुट करी तो y की 1 वैल्यू मिली,
x की 1 वैल्यू पुट करी तो y की 1 वैल्यू मिली, x की 1 वैल्यू पुट करी तो y की 1 वैल्यू मिली। तो ऐसी मैपिंग को, ऐसे फंक्शन को 1 1 फंक्शन बोलते हैं। और जब x की मैनी मैपिंग का वैल्यू पुट करने पर, x की मैनी वैल्यू पुट करने पर y की 1 वैल्यू मिलती है। देखो 1 1, x की 1 वैल्यू पुट करने पर y की 1 वैल्यू मिले तो क्या होगा 1 1। मैनी 1, x की मैनी वैल्यू पुट करने पर y की 1 वैल्यू मिले, मैनी 1, x की मैनी वैल्यू पुट करने पर y की 1 वैल्यू मिले तो क्या कहलाएगा मैनी 1। तो ये हमारे पास क्या हो गया भैया, ये हो गया मैनी 1 फंक्शन। तो हमें बेसिक डेफिनेशन समझ में आई। बेसिक डेफिनेशन ये है कि अगर हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, उसमें x की 1 वैल्यू पुट करने पर y की 1 वैल्यू मिलती है तो उसको बोलते हैं 1 1 फंक्शन। और अगर कुछ फंक्शन में एक आध केस भी ऐसा हो रहा है कि x की मैनी वैल्यू पुट करने पर y की 1 वैल्यू मिलती है तो उसको बोलते हैं मैनी 1 फंक्शन। जब x की 1 वैल्यू पुट करने पे y की 1 वैल्यू मिले तो 1 1 फंक्शन। जब x की मैनी वैल्यू पुट करने पे y की 1 वैल्यू मिले तो उसे बोलते हैं मैनी 1 फंक्शन। तो दिस इज अ प्रैक्टिकल डेफिनेशन कि भैया जब x की 1 वैल्यू पुट करने पे y की 1 वैल्यू मिल जाए तो 1 1 फंक्शन, जब x की मैनी वैल्यू पुट करने पे y की 1 वैल्यू मिल जाए तो मैनी 1 फंक्शन। तो इस तरीके से हमने प्रैक्टिकल डेफिनेशन पढ़ी 1 1 फंक्शन की और मैनी 1 फंक्शन की। तो सबसे पहले इसे शुद्ध हिंदी में लिख लीजिए कि भैया y इक्वल टू इफ f(a)(b) एंड y इक्वल टू f(x) इज अ फंक्शन, देन फर्स्ट पार्ट लिख लो हिंदी में, जब x की 1 वैल्यू रखने पर, जब x की 1 वैल्यू रखने पर, 1 वैल्यू रखने पर y की 1 वैल्यू मिलती है, y की 1 वैल्यू मिलती है, y की 1 वैल्यू मिलती है तो फंक्शन कैसा होगा 1 1। और जब x की 1 वैल्यू रखने पर y की मैनी वैल्यू मिलती है तो फंक्शन कैसा होगा मैनी 1। ये दूसरा पॉइंट। तो सबसे पहले भैया जो प्रैक्टिकल डेफिनेशन अपन ने पढ़ी शुद्ध हिंदी में उसे नोट कर लीजिए, बिना शर्माए हुए नोट कर लीजिए क्योंकि दिमाग में सेट होना ज़्यादा ज़रूरी है। डेफिनेशन तो अभी अपन अंग्रेजी में ही पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक डेफिनेशन क्या है कि जब x की 1 वैल्यू पुट करते हैं तो y की 1 वैल्यू मिलती है तो 1 1। और जब x की मैनी वैल्यू पुट करने पे, x की मैनी वैल्यू पुट करने पे y की 1 वैल्यू मिलती है तो मैनी 1। तो ये अपन ने बेसिक डेफिनेशन पढ़ ली, इसको नोट कर लो, हिंदी में लिख लो। जब x की 1 वैल्यू रखने पर y की 1 वैल्यू मिलती है तो 1 1 फंक्शन होता है, 1 1 मैपिंग होती है। और फिर दूसरा पॉइंट लिख लो, जब x की 1 वैल्यू रखने पर, जब x की यहाँ 1 की जगह मैनी आएगा, जब x की मैनी वैल्यू रखने पर y की 1 वैल्यू मिलती है तो मैनी 1 फंक्शन होता है। तो सबसे पहले ये आपने बेसिक डेफिनेशन थी, ये बेसिक डेफिनेशन प्रैक्टिकल डेफिनेशन आपने नोट कर ली, पहले इसे नोट कर लीजिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई साहब, तो ये अपन ने प्रैक्टिकल डेफिनेशन पढ़ ली 1 1 मैनी 1 की। अब पढ़ेंगे शुद्ध एनसीईआरटी वाली डेफिनेशन, शुद्ध सीबीएसई वाली डेफिनेशन पढ़ लो, जो उसकी मेन डेफिनेशन उसे अपन पढ़ने वाले हैं। और ध्यान रखना जो मेन डेफिनेशन अपन पढ़ने वाले हैं उस पर बेस्ड ही क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में पक्का आता ही है। 90% चांस है कि इस टॉपिक के क्वेश्चन जो हैं वो फंक्शन चैप्टर से एग्जाम में आते ही हैं बोर्ड एग्जाम में। तो इसलिए अब अपन पढ़ें बोर्ड वाली डेफिनेशन, बहुत ही आसान, बहुत ही सड़ी। देख लो भाई साहब यहाँ खड़ी क्या कहना चाह रहे हैं कि भैया हमने मान लीजिए हमने x1 और y1 दो वैल्यू हैं, तो f(x1) इक्वल टू x हमने वैल्यू पुट करी तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, हमने x1 वैल्यू पुट करी तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास f(x1). फिर हमने x2 वैल्यू पुट करी तो हमारे पास x2 वैल्यू पुट करने पे y की वैल्यू क्या आ गई f(x2). सही बात है। x1 वैल्यू पुट करने पे y की वैल्यू f(x1) आ गई और y1 वैल्यू पुट करने पे y की वैल्यू f(x2) आ गई। सही बात है। अब ये कह रहे हैं कि अगर ये दोनों इक्वल होंगे, अगर ये 1 1 मैपिंग है, ये क्या है 1 1 मैपिंग है। अब अगर ये 1 1 मैपिंग है देखो भैया क्या कह रहा है, एक बार और समझ लो। ये कह रहे हैं भाई साहब हमारे पास एक फंक्शन है जो a से b में डिफाइन है। आ फंक्शन f इज़ डिफाइन फ्रॉम सेट a से लेके सेट b। ओके, अब x की एक वैल्यू है x1, वो पुट करने पे हमें जो वैल्यू मिली y1 वो उसको अपन f(x1) भी लिख सकते हैं। x की एक वैल्यू है x2, वो पुट करने पे हमारे पास जो वैल्यू आई वो हमारे पास आ गई f(x2).
अब ये वन वन फंक्शन ही है, मतलब एफ हमारे पास वन वन फंक्शन है, ये अपन ने मान लिया कि है ही, कुछ भी कर लो है। तो अगर ये वन वन फंक्शन है और हमने कहा नहीं भैया एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, तो आप कहोगे नहीं सर एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू तो है ही नहीं, देख लो ना नहीं है सर। हाँ भाई सही बात है नहीं है, लेकिन अगर हमने कहा नहीं भैया ज़बरदस्ती नामक एक चीज़ होती है, और अगर मैं कहूँ ज़बरदस्ती बिल्कुल ज़बरदस्ती एफ एक्स वन और एफ एक्स टू बराबर हैं, एफ एक्स वन की वैल्यू एफ एक्स टू के बराबर है, तो क्या होगा? तो ये वन वन भी रखना है और एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू भी रखना है। तो अगर आप वन वन भी रखोगे और एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू भी रखोगे तो क्या होगा? एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ जाएगा। तो क्या होगा? x1 इक्वल टू एक्स टू आ जाएगा। केवल x1 इक्वल टू एक्स टू के अलावा और कोई चारा नहीं है। मतलब अगर मैंने आपसे कहा कि हमारे पास एक फंक्शन है f, एक फंक्शन हमारे पास f है जो a से लेके b में डिफाइन है और गिवन है कि भैया ये फंक्शन वन वन ही है, ये फंक्शन वन वन ही है, और अगर हम एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू रखते हैं तो उसका केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, ओनली एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, और कोई चारा नहीं है। समझ में आई कहानी? तो अगर एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू पुट करने पर एक्स वन इक्वल टू एक्स टू होता है, तो इसका कन्वर्स आ जाओ तो हमारे पास एफ कैसा हो जाएगा? एफ हो जाएगा वन वन फंक्शन। सही बात है। क्या कहा अपन ने? अगर एफ ए टू बी में डिफाइन और एफ एक वन वन फंक्शन है और एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू हमें इक्वल करवाना है और इसे वन वन भी रखना है, तो वन वन भी रखना है और एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू भी करवाना है, तो केवल एक ही सॉल्यूशन होगा कि एक्स वन इक्वल टू एक्स टू हो जाए। तो इसका कन्वर्स आ जाओ कि अगर हमने एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू किया और इसका केवल एक ही सॉल्यूशन आया एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, इसका मतलब एफ एक वन वन फंक्शन होगा। क्या बात है। तो भाई साहब लो एनसीईआरटी वाली डेफिनेशन लिख लो। एनसीईआरटी वाली डेफिनेशन, एनसीईआरटी वाले सभी सवाल इसी डेफिनेशन से करे जाएंगे। बोला जाएगा कि भैया अगर हमारे पास एफ एक फंक्शन है ए टू बी और हमने क्या किया एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू रखा, मतलब इफ एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू देन देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन दैट इज एक्स वन इक्वल टू एक्स टू ओनली। केवल एक ही सॉल्यूशन आएगा एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, और कोई सॉल्यूशन इसका पॉसिबल नहीं है। तो उस कंडीशन में एफ कैसा होगा? एफ वन वन फंक्शन होगा। परंतु अगर सेम इसी फंक्शन में अगर अपन ने एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू रखा और हमारे पास एक्स वन इक्वल टू एक्स टू तो एक सॉल्यूशन आया, लेकिन इसके साथ में कोई अदर सॉल्यूशन भी आए एंड सम अदर सॉल्यूशन, अगर ऐसा आता है भाई एक्स वन इक्वल टू एक्स टू तो आया ही आया, साथ में कोई और सॉल्यूशन भी आया कि एक्स वन इक्वल टू माइनस एक्स टू आ गया, एक्स वन इक्वल टू अंडर रूट एक्स वन आ गया, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर आ गया, कोई भी एक्स वन इक्वल टू एक्स टू प्लस थ्री आ गया, मतलब एक रिलेशन तो ये आया ही आया, इसके अलावा कोई और रिलेशन एक्स वन और एक्स टू में आया, कोई और सॉल्यूशन भी आया। अगर ऐसा आता है तो उस कंडीशन में जो एफ होगा वो कैसा होगा? मैनी वन फंक्शन होगा। दिस इज डेफिनेशन ऑफ एनसीईआरटी। तो भावनाएं समझ लो भैया, एनसीईआरटी के सवाल इसी मेथड से करने हैं। अब हमारे पास कोई फंक्शन होगा, इस मेथड से अगर उसको सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे तो कैसे करेंगे? इस मेथड में क्या हो गया कि अगर कोई फंक्शन हो गया, चेक करना है वन वन है कि मैनी वन, तो हम एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू पुट कर देंगे। अगर उसका केवल एक सॉल्यूशन आया एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? वन वन। और अगर ये सॉल्यूशन तो आया ही एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, लेकिन उसके अलावा कोई और सॉल्यूशंस भी आए हैं, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? मैनी वन। भैया एक्स वन इक्वल टू एक्स टू तो एक सॉल्यूशन हमेशा रहेगा ही, अगर ये दोनों बराबर हैं तो, कि ये दोनों इक्वल हो जाएं तो इनका फंक्शन एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू भी इक्वल हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर कोई और सॉल्यूशन भी आ गया तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? मैनी वन। तो अब एनसीईआरटी में आपके पास, बोर्ड में आपके पास क्वेश्चन आएंगे, चेक करो कोई फंक्शन वन वन है कि मैनी वन, तो आप क्या करोगे? आप ये लगाओगे एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू और उसको सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद अगर आपके पास केवल एक ही सॉल्यूशन आया x1 इक्वल टू x2, तो आप कहेंगे फंक्शन कैसा है? वन वन। और अगर एक से ज़्यादा सॉल्यूशन आ गया तो आप कहोगे फंक्शन कैसा है? मैनी वन। देखो जरा एग्जांपल से समझिए, इतना नोट कर लो भैया। ये एनसीईआरटी वाली डेफिनेशन हो गई, फुल शुद्ध एनसीईआरटी डेफिनेशन। अब इसके बाद अपन क्वेश्चंस पे आते हैं, इस मेथड से कैसे करते हैं। देखो भैया, सबसे पहला बहुत सुंदर प्यारा सा सवाल कि अगर हमारे पास f एक फंक्शन है, r से r डिफाइन है, और fx की वैल्यू हमारे पास है 2x प्लस 3। fx की वैल्यू क्या है? 2x प्लस 3। चेक करो ये फंक्शन वन वन होगा कि मैनी वन होगा। तो हमने क्या किया? हमने कहा भैया fx1 इक्वल टू fx2 की वैल्यू हमें रखनी पड़ती है। अब fx1 मतलब x की जगह x1 रख दो तो 2x1 प्लस 3, और x की जगह x2 रख दो तो क्या हो गया? 2x2 प्लस 3।
दोनों तरफ 3 सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या हो गया 2x1 इक्वल टू 2x2, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो क्या आ गया x1 इक्वल टू x2। देखो केवल एक ही सॉल्यूशन आया x1 इक्वल टू x2, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन तो नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया 1-1 फंक्शन हो गया। तो हमें क्या करना है fx1 इक्वल टू fx2 पुट करना है। अगर उसको सॉल्व करने पर केवल एक ही सॉल्यूशन आएगा x1 इक्वल टू x2 तो हम कहेंगे फंक्शन कैसा होगा 1-1 होगा। और अगर एक से ज़्यादा सॉल्यूशन आ गए तो फंक्शन मैनी 1 होगा। तो ये फंक्शन हो गया 1-1। नोट करो भैया इतना। अगर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है सॉर्ट एग्जाम्पल नंबर 2, देखो भैया इसका। अगर हमारे पास कोई सेकंड क्वेश्चन हमने कहा कि हमारे पास एक फंक्शन है f, ये डिफाइन है r से लेके r और fx की वैल्यू है x² + 9। अब fx की वैल्यू x² + 9 है। हमने कहा भैया fx1 इक्वल टू fx2 हमने रखा, वही है निकालना है। चेक करो दिस फंक्शन इज़ 1-1 और मैनी 1। तो हमने fx1 इक्वल टू fx2 रखा, fx1 की वैल्यू आ गई x1² + 9, fx2 की वैल्यू आ गई x2² + 9। 9 से 9 कैंसिल हो गया तो x1² इक्वल टू x2²। तो सॉल्व करेंगे तो x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। तो देखो भैया इसके तो 2 सॉल्यूशन आ गए, एक x1 इक्वल टू x2 भी सॉल्यूशन आ गया और एक x1 इक्वल टू माइनस x2 भी सॉल्यूशन आ गया। दो सॉल्यूशन आ गए, दो। जब मोर देन 1 सॉल्यूशन होंगे तो फंक्शन कैसा होगा मैनी 1 होगा। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, ये फंक्शन हो गया मैनी 1 फंक्शन। तो नोट कर लो भैया, ये सेकंड वाला एग्जाम्पल हो गया, ये कैसा हो जाएगा मैनी 1 मैपिंग हो जाएगी। अगला क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। अगला देखो भैया, अगला है थर्ड ले लिया मैंने आपसे भैया। अगर f है r से लेके r और बोला है fx की वैल्यू है sin x, अब बताओ भैया ये 1-1 होगा कि मैनी 1 होगा। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो रखना है fx1 इक्वल टू fx2। fx1 मतलब क्या हो गया sin x1 और fx2 मतलब क्या हो गया sin x2। तो sin x1 इक्वल टू sin x2, तो x1 इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है x2। याद है ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 उसमें पढ़ा था अपन ने। तो यहाँ पे x1 और x2 के बीच में कितने रिलेशन होगा, इनफाइनाइट रिलेशन डिपेंडिंग ऑन द इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ n। तो इससे हम कह सकते हैं इसकी ये कौन सा फंक्शन होगा, ये मैनी 1 फंक्शन होगा। तो इस तरीके से ये हमने एग्जांपल देखे NCERT वाली मेथड से। अपन इस NCERT वाले जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसको इसी मेथड से अपन 1-1 मैनी 1 चेक करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर हमारे पास है ग्राफिकली हम कैसे पता करेंगे। भाई हम ग्राफ बनाना चाहते हैं, यहाँ हमें ग्राफ दिया है, हमारे पास किसी फंक्शन का ग्राफ दिया है और ग्राफ बना के हम कैसे पता करेंगे कि वो फंक्शन 1-1 होगा कि मैनी 1 होगा। बहुत ही अच्छी चीज़ है, ध्यान दीजिए। तो आप हेडिंग डाल लो 1-1 मैनी 1 फंक्शन की अगली डेफिनेशन अपन पढ़ रहे हैं ग्राफिकली। देखो भैया ग्राफिकली डेफिनेशन इसकी समझो क्या कहना चाह रहा है। अब जरा 1-1 मैनी 1 फंक्शन समझो क्या था। भाई हमारे पास एक फंक्शन अगर सेट ए से लेके सेट बी में डिफाइन है, अगर हमारे पास एक फंक्शन सेट ए से लेके सेट बी में डिफाइन है, x1 की एक वैल्यू रखने पे y1 मिल गई, x2 की एक वैल्यू रखने पे y2 मिल गई, तो बड़े प्यार से दिख रहा है ये 1-1 मैपिंग है, 1-1 फंक्शन है, अच्छी बात है। फिर हमने यहाँ पे दूसरी फिर से मैनी 1 बनाया, हमने कहा एक हमारे पास a है और ये हमारे पास b है। दिख तो रहा है यहाँ का, देख लेंगे तो हमें बिल्कुल दिख रहा है। अगर हमारे पास सेट ए से सेट बी में ये फंक्शन f है, अब यहाँ पे x1 रखने पे वैल्यू y1 आ रही है और x2 रखने पे भी वैल्यू y1 आ रही है, तो ये फंक्शन मैनी 1 है। अब जरा आप फंक्शन 1-1 और मैनी 1 को समझो। जब x की 1 वैल्यू रखने पे y की 1 वैल्यू आ गई, x की 1 वैल्यू रखने पे y की 1 वैल्यू आ गई, तो फंक्शन कैसा हो गया, फंक्शन हो गया 1-1 फंक्शन। और जब x की मैनी वैल्यू रखने पे y की 1 वैल्यू आ गई तो फंक्शन हो गया मैनी 1 फंक्शन। अच्छी बात है। अब इसको उल्टा समझो जरा। भाई मैंने y की एक वैल्यू ली y1, y की एक वैल्यू y1 लेने पे रखी, y की एक वैल्यू y1 जब आ रही है, जब x की केवल एक ही वैल्यू रखी जा रही है, तो फंक्शन कैसा है 1-1। और जब y की एक वैल्यू पुट करने देख रहे हैं हम, तो y की एक वैल्यू जब आ रही, जब x की मैनी वैल्यू रखी जा रही है, तो फंक्शन कैसा हो गया मैनी 1। क्या कहा मैंने भाई साहब, 1-1 मैपिंग में y की एक सिंगल वैल्यू के लिए, y की एक सिंगल वैल्यू के लिए x की सिंगल वैल्यू रखी जा रही थी, तो फंक्शन 1-1 था। और मैनी 1 में y की एक सिंगल वैल्यू के लिए x की मैनी वैल्यूज़ रखी जा रही हैं, तो फंक्शन मैनी 1 है। अब इसको अपन ग्राफिकली समझो। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ग्राफ है, मान लीजिए किसी फंक्शन का ग्राफ है, हमें नहीं पता किसका ग्राफ है, y इक्वल टू एफ एक्स का ये ग्राफ है। अब हमने y की कोई भी एक वैल्यू पकड़ ली, कोई भी एक वैल्यू, हमने कहा भाई साहब ये y की एक वैल्यू है मान लीजिए y1,
तो y की एक वैल्यू y1 जो है वो रखने पर x की दो वैल्यू आ रही है, एक x1 आ रही है और एक x2 आ रही है। क्या बात है, क्योंकि दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। जब यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा तो x की एक वैल्यू x1 आएगी और यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा तो x की एक वैल्यू x2 आएगी। तो क्या हो रहा है, y की एक सिंगल वैल्यू रखने पर x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, ये जो भी फंक्शन गिवन होगा ये फंक्शन मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। सही बात है, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा भैया, मैनी वन। और अगर हमारे पास एक और ग्राफ मैंने कहा भैया चेक करो इस वाले ग्राफ के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हो। हमारे पास एक ये वाला ग्राफ है, हमने फिर लिया y की एक वैल्यू, हमने कहा चलो y1 ये है, तो x की केवल एक ही वैल्यू है x1। अच्छा हमें चलो ठीक y2 ले लो, x की केवल एक ही वैल्यू आई x2। अच्छा y की तीसरी वैल्यू ले लो, x की कोई वैल्यू एक ही आई x3। मतलब मैंने क्या किया, मैंने बहुत सारी y की इनफाइनाइट वैल्यू ली, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, बहुत सारी जितनी मेरी हिम्मत थी उतनी। मैंने देखा भैया कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन इसको एक पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट पे कट ही नहीं कर रही है, तो ये फंक्शन कैसा है 1 1। और यहाँ पे कम से कम एक हॉरिजॉन्टल लाइन एग्जिस्ट कर रही जो इसको मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर रही, तो फंक्शन कैसा हो गया, मैनी वन। तो ग्राफिकली कंसेप्ट ये है कि अगर मेरे पास किसी फंक्शन का ग्राफ है, तो मैं क्या करूँगा, हॉरिजॉन्टल लाइन्स ड्रॉ करके देखूंगा हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर हमें कम से कम एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाए जो इसको मोर देन 1 पॉइंट पे कट करेगी, तो फंक्शन कैसा होगा, मैनी वन। और ऐसी एक भी लाइन ना मिलेगी तो फंक्शन कैसा होगा, 1 1। आई बात समझ में। इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन हॉरिजॉन्टल लाइन विच इंटरसेक्ट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एटलीस्ट मोर देन 1 पॉइंट, देन इट इज अ मैनी वन फंक्शन, अदरवाइज इट इज अ 1 1 फंक्शन। तो भैया ग्राफिकली डेफिनेशन समझो, ग्राफिकली हम कैसे देखेंगे कि वही फंक्शन 1 1 है कि मैनी वन है। अगर हमारे पास कोई भी ग्राफ गिवन है तो अपन क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करेंगे, चिक 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 चिक। अगर हमें एक भी ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाए, एक भी ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाए जो चरित्रहीन हो, एक भी ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाए कि जो इसको मोर देन 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मोर देन 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो उसको क्या बोलेंगे अपन, मैनी वन फंक्शन। और एक भी हमें ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन ना मिले, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो, सभी एक ही पॉइंट पे कट कर रही होंगी, तो वो क्या कहलाएगा, 1 1 मैपिंग। तो 1 1 मैपिंग और मैनी वन मैपिंग का ग्राफिकली कंसेप्ट समझ में आया। ग्राफिकली कंसेप्ट केवल इतना सा है कि if there exists at least one horizontal line which intersect graph of the function at more than 1 point, then it is a many one function, otherwise it is a 1 1 function। तो नोट कर लीजिए भाई साहब ये डेफिनेशन, पहले ये नोट कर लीजिए और लिख लीजिए कि अगर कोई एक भी ऐसी horizontal line मिलती है जो इसको more than 1 point पे कट करती है, तो फंक्शन क्या कहलाएगा, मैनी वन फंक्शन। और अगर केवल एक ही पॉइंट पे कट करती है वो सभी लाइंस, तो क्या कहलाएगा, 1 1 फंक्शन। इफ देयर एग्जिस्ट at least one horizontal line which intersect graph of the function at more than 1 point, then it is a many one function, otherwise it is a 1 1 function। तो एक ग्राफिकली डेफिनेशन हो गई 1 1 फंक्शन मैनी वन फंक्शन की। यहां तक नोट कर लीजिए भैया। अब देखो अब हमसे बोला गया कि भैया एक फंक्शन है fx, वो फंक्शन fx है 2x + 3। हमने ग्राफ ना बनाया, हमें बस ये पता है कि 2x + 3 भैया ऐसा है कि x इसका जो ग्राफ होगा वो लीनियर होगा, और ग्राफ अगर लीनियर होगा तो कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन अपन ड्रॉ कर दें वो सभी एक ही पॉइंट पर कट करेंगी, तो इसलिए इसका फंक्शन, ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास fx = x² एक ग्राफ दिया है, तो fx = x² एक फंक्शन दिया है, इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो उसका ग्राफ ऐसा बनेगा। और इसके इसमें हमारे पास अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो ऐसी कई हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी जो मोर देन 1 पॉइंट पे कट करेंगी, तो ये फंक्शन कैसा होगा, मैनी वन फंक्शन होगा। सिमिलरली आप sin x के बारे में भी कह सकते हो कि अगर हमारे पास y = sin x है, अगर आप sin x का ग्राफ बनाते हो तो भैया ये sin x का ग्राफ बनता है। अब अगर यहाँ पे देखें sin x के ग्राफ में, तो sin x के ग्राफ में अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसको मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसलिए ये भी हमारे पास मैनी वन फंक्शन होगा। तो ग्राफिकली डेफिनेशन ये हो गई कि इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन हॉरिजॉन्टल लाइन विच इंटरसेक्ट ग्राफ ऑफ द फंक्शन एट मोर देन 1 पॉइंट, देन इट इज अ मैनी वन फंक्शन, अदरवाइज इट इज अ 1 1 फंक्शन। तो दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ 1 1 फंक्शन एंड मैनी वन फंक्शन ग्राफिकली। नोट कर लीजिए यहाँ तक।
हाँ भाई, अगला कंसेप्ट वन वन और मैनी वन फंक्शन को निकालने का अगला कंसेप्ट है यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ मोनोटोनोसिटी। हम मोनोटोनोसिटी का यूज़ करके भी पता कर सकते हैं मोनोटोनोसिटी। यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ मोनोटोनोसिटी भी हम पता कर सकते हैं कोई फंक्शन वन वन होगा कि मैनी वन। अब मोनोटोनोसिटी जिनको नहीं पता भी मालूम चल जाएगा, ध्यान दीजिए। पहले हम देखें कुछ ग्राफ। हमने कहा भाई साहब एक हमारे पास फंक्शन है ये, आप ये बताइए फंक्शन वन वन है कि मैनी वन है। तो आपने कहा भैया हम तो कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लें, कोई भी सब साली एक ही पॉइंट पर कट कर रही हैं, तो ये फंक्शन तो वन वन हो गया। चलिए अच्छी बात है, ये फंक्शन वन वन हो गया। एक और एग्जांपल लिया अपन ने, हमने कहा चलो भैया इतना बताओ फिर ये वाला जो ग्राफ है ये फंक्शन वन वन होगा कि मैनी वन। फिर आपने कहा हम कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है तो ये वन वन होगा। फिर आपसे बोला गया भैया चलो ठीक है ये बताइए कि ये वन वन होगा कि मैनी वन। तो आपने देखा भैया ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करी, तो ये फंक्शन कैसा होगा, मैनी वन। ओके, अब देखो आप, मोनोटोनोसिटी का मतलब होता है मोनोटोनिक बिहेवियर, जिसका बिहेवियर चेंज ना हो। अगर वो इंक्रीज़ हो रहा है तो इंक्रीज़ ही हो और डिक्रीज़ हो रहा हो तो डिक्रीज़ ही हो, दोनों ना हो। समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। इस फंक्शन का ग्राफ देखो, इस वाले ग्राफ में ये आप कंटिन्यूस ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है इसमें आप ये आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला पॉइंट है और ये राइट हैंड साइड वाला पॉइंट है। आपको लेफ्ट हैंड साइड वाला पॉइंट पे ये अपना हाथ रखना है, इसको पकड़ना है और राइट हैंड साइड की तरफ हाथ आगे ले जाना है। तो आप जैसे ही लेफ्ट से राइट की तरफ गए तो आपका हाथ ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है, तो ये फंक्शन कैसा हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू हम जैसे जैसे इंक्रीज़ कर रहे हैं तो y की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता है x की वैल्यू इंक्रीज़ करो तो y की वैल्यू इंक्रीज़ हो, x की वैल्यू डिक्रीज़ करो तो y की वैल्यू डिक्रीज़ हो, तो फंक्शन इंक्रीजिंग कहलाता है। डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है जब x की वैल्यू इंक्रीज़ करो तो y की वैल्यू डिक्रीज़ हो। यहाँ पे हम जैसे ही x की वैल्यू इंक्रीज़ कर रहे हैं तो y की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, तो क्या कहलाएगा वो, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन हम ग्राफिकली कैसे निकालते हैं, इसको बहुत डिटेल में आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हो, इसलिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, उतनी पढ़ा रहा हूँ जितना अपना काम में आने वाला है। तो अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वाला पॉइंट पकड़ूँ, राइट हैंड साइड की तरफ अपना हाथ ले जाऊँ तो हाथ हमारा ऊपर जा रहा है, मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, इंक्रीजिंग। फिर मैंने लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ा और राइट की तरफ गया तो हाथ नीचे गया, तो ये फंक्शन कैसा हो गया, डिक्रीजिंग। अब यहाँ पे हम लेफ्ट के साथ गए, लेफ्ट को पकड़ा और राइट की तरफ गए तो हाथ ऊपर भी गया तो इंक्रीजिंग, फिर नीचे भी गया तो डिक्रीजिंग। तो भाई साहब ये फंक्शन केवल और केवल इंक्रीजिंग था, ये फंक्शन केवल और केवल डिक्रीजिंग था, परंतु ये वाला फंक्शन इंक्रीजिंग भी था फिर डिक्रीजिंग भी था। तो ऐसा फंक्शन जो केवल इंक्रीजिंग रहता है या केवल डिक्रीजिंग रहता है उसको बोलते हैं मोनोटोनिक फंक्शन। क्या बोलते हैं, मोनोटोनिक फंक्शन। और जो फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों हो जाता है अपने एंटायर डोमेन में, उसको बोलते हैं नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। क्या बोलते हैं, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। तो ये वाला जो फंक्शन है ये कैसा है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, ये वाला फंक्शन मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है और ये वाला फंक्शन नॉन मोनोटोनिक है। तो भावनाएं समझो जरा आप, मोनोटोनिसिटी कंसेप्ट समझ में आया कि जो फंक्शन आइदर इंक्रीजिंग हो या आइदर डिक्रीजिंग हो वो फंक्शन कैसा कहलाएगा, मोनोटोनिक। और जो इंक्रीजिंग भी हो और डिक्रीजिंग भी हो वो कैसा कहलाएगा, नॉन मोनोटोनिक। कॉन्सेप्ट इतना सा है कि अगर कोई फंक्शन मोनोटोनिक है, मतलब या तो इंक्रीजिंग है या तो डिक्रीजिंग है, तो फंक्शन हमेशा वन वन होगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन नॉन मोनोटोनिक है तो वो हमेशा मैनी वन होगा। लो भैया ख़त्म कहानी। मतलब मोनोटोनिक फंक्शंस आर ऑलवेज वन वन फंक्शन एंड नॉन मोनोटोनिक फंक्शंस आर ऑलवेज मैनी वन फंक्शन। इफ अ फंक्शन इज मोनोटोनिक इन इट्स डोमेन then it is a, if a function is monotonic in its domain then it is a one-one function. If a function is non-monotonic in its domain then it is a many-one function. तो अगर कोई फंक्शन केवल इंक्रीज हो रहा है या फिर केवल डिक्रीज हो रहा है तो फंक्शन कैसा कहलाएगा, मोनोटोनिक। और मोनोटोनिक वाले केस में फंक्शन कैसा होगा, वन वन। और अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है तो फंक्शन कैसा होगा, मैनी वन। भावनाएं समझ में आई। तो पहले इतना अपन लिख लेते हैं, पहले अपन ये ग्राफ बना ले तीनों, अब अपन लिखें। तो पहला पॉइंट अपन लिखते हैं, इफ अ फंक्शन इज
only increasing in its entire domain or only decreasing in its entire domain, then it is a monotonic function. If a function is only increasing in its entire domain or is a function is only decreasing in its entire domain, then it is a monotonic function. Or second point, if a function is both increasing and decreasing in its entire domain, if a function is both increasing and decreasing in its entire domain, then this is known as non-monotonic function. नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। भावना समझ में आई? अगर कोई फंक्शन अपने डोमेन में, बस क्या किसकी बात हो रही है? अपने डोमेन की बात हो रही है ना। अगर कोई फंक्शन अपने डोमेन में, अगर कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, वो अपने एंटायर डोमेन में या तो इंक्रीजिंग रहे या डिक्रीजिंग रहे तो फंक्शन मोनोटोनिक कहलाएगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन अपने एंटायर डोमेन में इंक्रीजिंग भी रहे एंड डिक्रीजिंग भी रहे तो फंक्शन नॉन मोनोटोनिक कहलाएगा। पहली बात, ये अपन ने 2 पॉइंट लिख लिए, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट लिखो, अ मोनोटोनिक फंक्शन इज ऑलवेज वन फंक्शन। अ मोनोटोनिक फंक्शन, कोई फंक्शन अगर मोनोटोनिक है तो मोनोटोनिक फंक्शन हमेशा कैसा होगा? वन फंक्शन होगा। और चौथा पॉइंट है, अगर कोई फंक्शन नॉन मोनोटोनिक है तो वो कैसा होगा? वो मैनी वन होगा। तो मोनोटोनिक फंक्शन इज ऑलवेज वन फंक्शन और नॉन मोनोटोनिक फंक्शन इज ऑलवेज मैनी वन फंक्शन। ये 4 पॉइंट हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना नोट कर लीजिए। अब कोई फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कब होगा? तो अपन ने कहा है कि भैया जितने इंटरवल में मान लीजिए इतना इंटरवल है, जितने इंटरवल में कोई फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है जितने इंटरवल में, उस इंटरवल में वो फंक्शन एफ एक्स कैसा होगा? इंक्रीजिंग होगा। और जितने इंटरवल में एफ डैश एक्स मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स नेगेटिव होगा, उतने इंटरवल में फंक्शन एफ एक्स कैसा होगा? डिक्रीजिंग होगा। ध्यान रखना क्या बोला है मैंने? जितने इंटरवल में, जिस इंटरवल में एक्स की जिस इंटरवल में एफ डैश एक्स की वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, उस इंटरवल में एफ एक्स इंक्रीजिंग होगा। और जिस इंटरवल में फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी, उस इंटरवल में एफ एक्स जो है वो डिक्रीजिंग होगा। सही बात है। तो ये भी अपन को पता था, मैंने शायद पहले ही बता चुका हूँ आपको कि जिस इंटरवल में एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती तो फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीजिंग। और जिस इंटरवल में एफ डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती तो फंक्शन कैसा होगा? डिक्रीजिंग। चलिए ये भी अपन ने नोट कर लिया, नोट कर लीजिए भैया यहाँ तक। अब अपन देखें इसकी यूज़ करके पता करें अपन कोई फंक्शन वन होगा कि मैनी वन होगा। ठीक है भाई, देखो अब जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, बोला गया है एफ एक्स की वैल्यू है 5x + 9। अच्छा, इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन होगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, क्योंकि ये एक वो फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन हमेशा ऑल रियल नंबर होता है। बोला गया है भाई साहब ये फंक्शन कैसा है? वन है कि मैनी वन है? तो मैंने इसका डिफरेंशिएशन निकाला, एफ डैश एक्स निकाला। 5 जो का तो x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 और 9 तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई 5 मतलब कैसा है? पॉजिटिव। एफ डैश एक्स पॉजिटिव है मतलब एफ कैसा है? इंक्रीजिंग। और एफ इंक्रीजिंग है मतलब कैसा हो गया? 1 तो लो भाई साहब 1 हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, अगर हमारे पास एफ एक्स है और एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है x² माइनस ऑफ 5x + 6। बोले बताओ भाई ये फंक्शन 1 होगा मैनी वन होगा? तो हमने कहा अगर मैं एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालता हूँ तो x² का डिफरेंशिएशन तो 2x आएगा, 5 जो का तो x का होगा 1 तो -5 और 6 का होगा 0, तो ये हो जाएगा 2x - 5। तो अगर मैं इसको 0 पुट कर दूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/2, मतलब 5/2 रखने पर एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो कैसी होगी? 0। और इस तरफ कैसी होगी? पॉजिटिव। और इस तरफ कैसी होगी? नेगेटिव। इनइक्वालिटी वाला कंसेप्ट, इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव। तो जब एफ डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी तो फंक्शन कैसा होगा? डिक्रीजिंग मतलब अगर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे हाथ नीचे जाएगा। और जब एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा तो फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीजिंग। हालांकि हमें इतना नहीं निकालना, एफ डैश एक्स की साइन चेंज हो रहा है, तो एफ डैश एक्स का साइन चेंज हो रहा है तो फंक्शन कैसा हो गया हमारे पास? फंक्शन हमारे पास मैनी वन हो गया। क्या बात है। तो यहाँ से एक और बढ़िया डेफिनेशन मिल गई, इफ़ साइन, पहले ये नोट कर लो, इफ़ साइन ऑफ एफ डैश एक्स, इफ़ साइन ऑफ एफ डैश एक्स मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज चेंज इन इट्स डोमेन,
नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव। इफ साइन ऑफ एफ डैश एक्स इज चेंज इन इट्स डोमेन, किसके डोमेन? इन द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स। इफ साइन ऑफ एफ डैश एक्स इज चेंज in the domain of function f, then the function f is many one function। और अगर डोमेन ऑफ फंक्शन f में f डैश x का साइन चेंज नहीं हो रहा है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही है, नेगेटिव है ही नेगेटिव है, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? 1 1। तो बहुत ही और एक चीज़ समझ में आई, प्यारी सुंदर सी चीज़, कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है f x, उसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला f डैश x। अब फंक्शन f x के डोमेन में, किसके डोमेन में? f x के, f डैश x के डोमेन में नहीं, फंक्शन f x के डोमेन में f डैश x के हमने साइन चेक किया, f डैश x का साइन चेंज नहीं हो रहा है, या तो पॉजिटिव है पूरे एंटायर डोमेन में या पूरे एंटायर डोमेन में नेगेटिव है, तो फंक्शन f x कैसा हो जाएगा? 1 1। और अगर f x के एंटायर डोमेन में f डैश x का साइन चेंज हो रहा है तो f x कैसा हो जाएगा? मैनी 1। क्या बात, बहुत बढ़िया सुंदर बात, इतना नोट कर लो भैया। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि अगर हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है और हमने एफ डैश एक्स निकाला। अब एफ डैश एक्स का हमने देखा साइन, एफ डैश एक्स का साइन जो है, साइन देखा हमने एफ डैश एक्स का, हमने देखा भैया एफ डैश एक्स का साइन जो है वो नो चेंज है ना। साइन किस में देख रहे हैं हम? x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन f में। इस f के कंप्लीट डोमेन में हम f डैश x का साइन देख रहे हैं। तो दो केस होगा कि इसका साइन चेंज नहीं होगा या इसका साइन चेंज होगा। जब चेंज नहीं होगा, नो चेंज होगा, तो फंक्शन होगा 1 1, और जब चेंज होगा तो फंक्शन होगा मैनी 1। तो ये भी एक अच्छा कंसेप्ट है कि भैया एफ डैश एक्स का साइन देख लो, कहाँ कौन से इंटरवल में? देखो डोमेन ऑफ एफ में, डोमेन ऑफ एफ में एफ डैश एक्स का साइन देखो, अगर साइन चेंज नहीं हो रहा है तो फंक्शन 1 1 होगा, और साइन चेंज हो गया तो फंक्शन मैनी 1 होगा। समाप्त, तथास्तु। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। भैया हमारे पास मान लो एक फंक्शन है एफ आर टू आर, ठीक, और एफ एक्स की जो वैल्यू है, एफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। बोले बताओ भैया ये फंक्शन कैसा होगा? 1 1 होगा कि मैनी 1 होगा? तो हमने क्या किया? एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स निकाला तो ये क्वाड्रेटिक हो गया, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। अब हमें बताना ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो क्वाड्रेटिक में ए पॉजिटिव है तो हम देख लें भाई, इसका ग्राफ माउथ ओपनिंग अपवर्ड तो हो गई। अब ऐसा होगा कि ऐसा होगा। अब ऐसा कब होता है? जब डी पॉजिटिव, ऐसा कब होता है? जब डी जीरो, ऐसा कब होता है? जब डी नेगेटिव। तो इसका डी अपन ने निकाला तो डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 16 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 6। अरे ये तो नेगेटिव हो रहा है, ये नेगेटिव हो रहा है मतलब, ये नेगेटिव हो रहा है मतलब इसका ये वाला ग्राफ होगा, ये वाला ग्राफ होगा मतलब पूरा का पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, और पूरा का पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होगा मतलब y की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी। y की वैल्यू पॉजिटिव होगी मतलब 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी। 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी, और एफ डैश एक्स की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो ये फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, मोनोटोनिक फंक्शन होगा, मतलब 1 1 फंक्शन होगा। समाप्त। क्या कहा भैया? हमारे पास एफ डैश एक्स आ गया एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव, ग्राफ बनेगा माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स, या तो ऐसा या ऐसा या ऐसा, या डी पॉजिटिव जीरो और नेगेटिव। तो अपन ने डी निकाला, नेगेटिव हुआ, ग्राफ बना ऐसा, ग्राफ ऐसा बना मतलब पूरा का पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब एक्स बिलोंग्स टू कुछ भी रख लो, ऑल रियल नंबर, वाई की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब वाई की वैल्यू पॉजिटिव मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव मतलब एफ डैश एक्स अपना साइन चेंज नहीं कर रहा मतलब 1 1 फंक्शन हो गया। लो भाई साहब, तो इस तरीके से अपन मोनोटोनोसिटी का यूज़ करके भी 1 1 और मैनी 1 फंक्शन को निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक अपन ने 1 1 और मैनी 1 फंक्शन की तीनों मेथड पढ़ ली, यहाँ तक नोट कर लो। हाँ भैया, तो 1 1 मैनी 1 फंक्शन पढ़ लिया अपन ने। अब अगली हेडिंग हमारे पास है ऑन टू फंक्शन एंड इनटू फंक्शन। ये तो बहुत ही आसान है, ये तो अब भी ख़त्म होने वाला है। भैया ऐसा है कि अगर कोई फंक्शन f a से b में डिफाइन होता है, फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी एक फंक्शन, तो a तो उसका डोमेन होता है और b इसका कोडोमेन होता है। तो और जो एक्चुअल वैल्यूज़ ऑफ y आती हैं वो उसका रेंज होता है। अगर ऐसा हो जाए कि जो रेंज ऑफ द फंक्शन
इक्वल टू कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाए तो उस कंडीशन में जो फंक्शन होता है वो होता है ऑन टू। और अगर जो रेंज है वो सबसेट ऑफ कोडोमेन हो जाए तो फंक्शन f हो जाएगा इनटू। देखो इसमें भी नाम में इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है भैया। ये हमारे पास है वही फंक्शन जो a से b में डिफाइन है, सही है। a से b में डिफाइन है, x1 रखने पे वैल्यू y1 आ गई, x2 रखने पे वैल्यू y2 आ गई, x3 रखने पे वैल्यू y3 आ गई। ये पूरा सेट a था, ये पूरा सेट b था। अब अगर मैंने इसका डोमेन का सेट देखा, कोडोमेन का सेट देखा, तो कोडोमेन का सेट अब y1 y2 y3 पूरा आ गया। फिर मैंने ये इसका रेंज का सेट देखा, ये y1 y2 y3 पूरा आ गया। अब ये रेंज का सेट, ये कोडोमेन का सेट, ये रेंज का सेट, ये कोडोमेन का सेट एक दूसरे को पूरा ढक रहा है, ऑन टू, एक दूसरों पर पूरा पड़ रहा है, ऑन टू ऑन टू ऑन टू ऑन टू। और जब यहाँ पे कुछ और एलिमेंट हो y4 y5 तो जो ये रेंज था, ये रेंज थोड़ा छोटा हो गया और कोडोमेन अभी पूरा का पूरा बड़ा है। तो रेंज इनटू ऑफ कोडोमेन, रेंज इनटू ऑफ कोडोमेन। रेंज कोडोमेन का कैसा है, सबसेट है, इनटू, और रेंज कोडोमेन इक्वल है तो ऑन टू, इक्वल है, ढक लिया एक दूसरे को, ऑन टू। और जब रेंज घुस गया कोडोमेन के अंदर तो क्या हो गया, इनटू। तो ऑन टू और इनटू, ऑन टू ऑन टू ऑन टू, रेंज कोडोमेन इक्वल, इनटू इनटू रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो ये हमारे पास ऑन टू और इनटू की डेफिनेशन है। कुछ नहीं करना पड़ता, सवाल बहुत ही सड़े रहते हैं इसके। अपने पास कोई भी क्वेश्चन आया, अपन को उसकी रेंज निकालना है बस। अब रेंज निकालने वाले सवाल सड़े हों ये नहीं कह सकते, लेकिन ऑन टू इनटू निकालने वाला कंसेप्ट सड़ा है। आपको पास कोई भी क्वेश्चन आया, आपको उसकी रेंज निकालना है। रेंज अगर कोडोमेन तो गिवन होगी भैया, कोडोमेन अपने मन से थोड़ा ना ले सकते हैं। आपके पास कोडोमेन गिवन होगी, रेंज निकालना है। अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल आ गई तो फंक्शन ऑन टू हो गया, और रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं आई तो फंक्शन इनटू हो गया। ले भाई साहब, इतनी सी बात होती है। देखें जरा अपन कहानी, नोट कर लो भाई इतना पहले। अब इसके सड़े सड़े से छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से एग्जाम्पल देखो। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है f(r2r). f(r2r) एक फंक्शन है, f(x) इक्वल टू हमारे पास है sin x। सवाल ये है भैया ये फंक्शन ऑन टू होगा कि इनटू होगा। तो sin x की रेंज क्या होती है, -1 से +1, और कोडोमेन क्या दिया है, ऑल रियल नंबर। अब रेंज -1 से +1 है, कोडोमेन ऑल रियल नंबर, तो रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। इक्वल सेट तो है नहीं, सबसेट, और सबसेट है तो ये फंक्शन कैसा हो गया, इनटू। लेकिन अगर यही सेम फंक्शन में ऐसा कह देता f(r) और रेंज होती कोडोमेन -1 से +1 और f(x) की वैल्यू हो जाती है हमारे पास sin x। तो sin x की जो रेंज है वो भी -1 से +1 है और ये कोडोमेन के इक्वल हो गई, तो ये फंक्शन कैसा हो जाता, ऑन टू। इस वाले केस में हमारे पास जो रेंज है वो कैसी है, -1 से +1 है, तो ये सबसेट ऑफ कोडोमेन है, सबसेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, इनटू। तो जब रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन तो फंक्शन ऑन टू होगा, जब रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन तो फंक्शन इनटू होगा। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ऑन टू फंक्शन एंड इनटू फंक्शन। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। देखो एक और प्यारी सी बात, हमसे बोला गया भैया f(x) इक्वल टू sin x कैसा होगा, 1 1 मैनी 1 होगा, ऑन टू इनटू होगा। तो केवल फंक्शन को देख के आप अपने मन से ना बोल देना कि नहीं ये तो भाई -1 से +1 होता है तो ये ऑन इनटू होगा, और ये जो है ऊपर नीचे से वेव होता है तो ये जो है मैनी 1 भी होगा। केवल आप फंक्शन को देख के घोषणा नहीं कर सकते कि ये फंक्शन 1 1 मैनी 1 होगा कि ऑन टू इनटू होगा। आपको 1 1 और मैनी 1 की घोषणा करने के लिए फंक्शन में डोमेन और कोडोमेन गिवन होना ज़रूरी है। अगर फंक्शन में डोमेन और कोडोमेन गिवन नहीं है, डोमेन अपन निकाल भी सकते हैं, है ना, लेकिन अगर कोडोमेन गिवन नहीं है, डोमेन तो निकाली भी जा सकती है क्योंकि अपन से निकालते बनती है, लेकिन कोडोमेन तो गिवन होना ज़रूरी है ना। अगर फंक्शन का कोडोमेन गिवन नहीं है तो आप ऑन टू इनटू नहीं निकाल सकते। तो अब बात यह है कि अगर फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन ए चेंज कर दिया गया है, सेट ए और सेट बी में चेंज कर दिया गया है, तो यही साइन f(x) इक्वल टू sin x 1 1 भी हो सकता है, मैनी 1 भी हो सकता है, ऑन टू भी हो सकता है, इनटू भी हो सकता है। देखो कैसे, देख लो भैया। जैसे मान लीजिए मैंने पहली बार कहा कि भैया f एक फंक्शन है r से लेके r और f(x) इक्वल टू है sin x।
अब बताओ ये फंक्शन 1 1 होगा कि मैनी 1 होगा। तो आपने कहा भैया जब ऑल रियल नंबर में इसका ग्राफ बनाएंगे तो ऑल रियल नंबर में तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से इनफाइनाइट तक बढ़ता जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन इसको एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करेंगी और एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करेंगी तो ये फंक्शन तो मैनी 1 होगा। अच्छी बात है। और इसकी रेंज तो -1 से +1 होगी। भाई इसकी जो y की वैल्यू है वो -1 से +1 होगी विच इज़ सबसेट ऑफ कोडोमेन, क्योंकि कोडोमेन तो ऑल रियल नंबर है। तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, *2 हो जाएगा। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, *2 हो गया। कौन, f(x) = sin x ही कैसा हो गया, *2 हो गया। अब अगर मैंने आपसे कहा भैया एक और सवाल, चलो अभी भी इस सवाल में भी जो फंक्शन है वो फंक्शन हमारे पास sin x ही है ये, लेकिन इसका जो डोमेन R है और रेंज जो है वो -1 से +1 कर दिया गया है। अब रेंज अगर -1 से +1 कर दिया गया है, डोमेन R है, तो अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ऑल रियल नंबर में तो अभी भी ग्राफ ऐसे इनफाइनाइटली लंबा चौड़ा बनेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, इनफाइनाइट लंबा बनेगा और इसकी रेंज -1 से +1 ही होगी। तो आप कह सकते हो भैया इसकी जो रेंज है वो तो -1 से +1 होगी और ये कोडोमेन के इक्वल है, तो ये फंक्शन ऑन-टू हो गया। ये बात तो क्लियर है। दूसरी चीज़, लेकिन अभी भी हॉरिजॉन्टल लाइन इसको मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये फंक्शन मैनी 1 है। तो ये फंक्शन जो है ऑन-टू था और मैनी 1 हो गया जब हमने इसकी थोड़ी सी रेंज चेंज कर दी, कोडोमेन चेंज कर दिया। अब मैंने थोड़ा सा और चेंज किया, मैंने कहा भैया हमारे पास ये फंक्शन अभी भी f(x) = sin x ही है, f(x) = sin x ही है। ये फंक्शन हमारे पास अभी भी f(x) = sin x ही है, लेकिन अब इसका डोमेन हो गया -π/2 से लेके +π/2 और इसकी रेंज हो गई -1 से +1। अब बताओ ये फंक्शन 1 1 होगा, मैनी 1 होगा, ऑन-टू होगा, *2 होगा। अब देखो भैया हमने इसका बनाया ग्राफ। अब ग्राफ हमें बनाना है -π/2 से लेके +π/2 में केवल, क्योंकि इसका डोमेन -π/2 से +π/2 है। तो हमने ये लिया π/2, ये लिया -π/2, ये लिया 1 -1 0। तो इसका हमने अगर ग्राफ बनाया तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। और अगर इस तरीके से ग्राफ बना, अब आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन उठा लो, जितनी भी आपकी हिम्मत हो, ढा 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 ढा, सभी हॉरिजॉन्टल लाइन इसको केवल एक ही पॉइंट पे कट कर पा रही हैं, एक ही पॉइंट पे कट कर पा रही हैं। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, 1 1। और अगर मैं इसकी रेंज देखूं तो क्या होती, -1 से +1 और कोडोमेन के इक्वल है, तो ये फंक्शन कैसा हो गया, ऑन-टू। तो भाई साहब आप यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए कि अगर कोई फंक्शन हमारे पास है तो केवल उसको अकेले फंक्शन को देख के आप 1 1 मैनी 1 ऑन-टू की घोषणा नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर कोई फंक्शन हमारे पास 1 1 मैनी 1 ऑन-टू *2 है, अगर मैनी 1 है तो उसको डोमेन में चेंज करके 1 1 भी बनाया जा सकता है। अगर कोई फंक्शन *2 है तो उसकी रेंज में चेंज करके, कोडोमेन में चेंज करके उसे ऑन-टू ही बनाया जा सकता है। मतलब किसी फंक्शन का टाइप फिक्स नहीं है कि आप बोलो नहीं भैया sin x तो हमेशा ही मैनी 1 फंक्शन होता है, ऐसा नहीं। जैसे अपन डोमेन रेंज फिक्स रहती कर लेते हैं वो तो ठीक है, लेकिन sin x कोई भी फंक्शन का जो ये टाइप्स है वो फिक्स नहीं है। उसका जो टाइप है वो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ इट्स डोमेन एंड रेंज, जो अगर कुछ गिवन है उस पर डिपेंड करता है। मतलब अगर कोई फंक्शन हमें गिवन है तो वो फंक्शन ऑन-टू भी हो सकता है, वो फंक्शन *2 भी हो सकता है, वो फंक्शन मैनी 1 भी हो सकता है, वो फंक्शन 1 1 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ डोमेन एंड कोडोमेन। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। चलिए अगला वन स्टेप छोटा सा और बता दें। अब डिपेंडिंग ऑन दिस क्लासिफिकेशन, इसको नोट कर लो भैया, डिपेंडिंग ऑन दिस क्लासिफिकेशन हमारे पास कोई फंक्शन 4 तरीके के हो सकते हैं। कैसे 4 तरीके के हो सकते हैं भाई, या तो फंक्शन 1 1 होगा या मैनी 1 होगा। तो या तो फंक्शन होगा 1 1, तो 1 1 के साथ या तो हो सकता है ऑन-टू, या तो 1 1 के साथ कैसा हो सकता है, *2। सिमिलरली फंक्शन जब मैनी 1 होगा तो मैनी 1 के साथ कैसा हो सकता है, ऑन-टू, और मैनी 1 के साथ कैसा हो सकता है, *2। अब 1 1 मतलब इंजेक्टो, एंड मतलब बट, ऑन-टू मतलब सब्जेक्टो। 1 1 मतलब इंजेक्टो, बट *2 मतलब नॉट सब्जेक्टो। मैनी 1 मतलब नॉट इंजेक्टो बट सब्जेक्टो, और नॉट इंजेक्टो बट नॉट सब्जेक्टो। तो ये हमारे पास 4 तरीके के फंक्शन होते हैं बेसिकली। क्लासिफिकेशन 1 1 मैनी 1 ऑन-टू ऐसा नहीं होता है, क्लासिफिकेशन ये होते हैं। फंक्शन 4 तरीके के पॉसिबल होते हैं, आइदर 1 1 ऑन-टू और 1 1 *2 और मैनी 1 ऑन-टू और मैनी 1 *2। तो ये 4 तरीके के क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन होते हैं। ये दुकानदारी हमें उनको पढ़नी थी। अब इसमें ये है कि ये जो फंक्शन होता है भाई साहब, ये 1 1 ऑन-टू फंक्शन, ये जो 1 1 ऑन-टू फंक्शन होता है, इंजेक्टो व सब्जेक्टो फंक्शन होता है, ये बहुत काम की चीज़ होती है।
और बहुत काम की चीज़ होती है तो इसके नाम भी होते हैं। इस फंक्शन को बाइजेक्टो फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइजेक्टो फंक्शन। और भी नाम है इसके। इस फंक्शन को इन्वर्टेबल फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेबल फंक्शन। बाइजेक्टो भी इसी को बोलते हैं, इन्वर्टेबल भी इसी को बोलते हैं, नॉन सिंगुलर भी इसी को बोलते हैं। नॉन सिंगुलर फंक्शन, नॉन सिंगुलर फंक्शन भी इसी को बोलते हैं, और बाई यूनिफॉर्म फंक्शन भी इसी को बोलते हैं। वाई यूनिफॉर्म फंक्शन भी इसी को बोलते हैं। तो ये जो फंक्शन हमारे पास होता है, कौन सा फंक्शन भैया? 1 ऑन 2 फंक्शन। उसके 4 नाम हैं। उसी को बाइजेक्टो बोलते हैं, उसी को इन्वर्टेबल बोलते हैं, उसी को नॉन सिंगुलर बोलते हैं, उसी को बाई यूनिफॉर्म बोलते हैं। इस फंक्शन के 4 नाम हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, इसलिए इसके 4 नाम हैं। तो इस तरीके से अपन ने क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन की थ्योरी पढ़ ली। अभी अपन इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं। तो आपने अभी तक क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन की थ्योरी कर ली, पहले इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, फिर अपन इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, नोट करिए यहाँ तक।